अब शुरू करते हैं हमारे प्राइम टाइम की कवर स्टोरी। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 पेश करेंगी। बजट से हेल्थ सेक्टर भी आस लगाए हुए बैठा है। यह सेक्टर उम्मीद करता है कि बजट में सरकार ऐसे फैसले लेगी जिनसे से ज्यादा लोग हेल्थ सेक्टर के और उनकी स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा बेहतर अस्पताल, सस्ती दवाएं, आसान इलाज की सुविधाओं में इजाफा होगा। पहले देखिए ये रिपोर्ट किस किस तरह के चैलेंजेस हैं हेल्थ सेक्टर में, कहां से इस बार विंडोज बच रही हैं वित्त मंत्री के लिए कि वो हेल्थ सेक्टर को एक बूस्ट देने का प्रयास करें और किस तरह के पेन पॉइंट्स हैं। विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर साल बजट से उम्मीद होती है कि बेहतर अस्पताल, सस्ती दवाएं और आसान इलाज की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस बार के बजट में सरकार आम आदमी की इन उम्मीदों को पूरा करेगी। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना आज सबसे बड़ी जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, डॉक्टरों की कमी और दवाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे क्या इस बजट में प्राथमिकता पाएंगे? इन जरूरतों को लेकर हेल्थ सेक्टर ने वित्त मंत्री के सामने कुछ मांगे रखी हैं। इसमें प्रमुख है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटे, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिले। 80D के तहत लिमिट 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की मांग की गई है। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए ये छूट 1 लाख रुपए तक बढ़ाई जाने की भी डिमांड की गई है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलग से टैक्स छूट की मांग हेल्थ सेक्टर ने की है। इंडस्ट्री की डिमांड है कि छूट न्यू टैक्स रिजीम में भी लागू होनी चाहिए। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा बजट में पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की मांग है। इसके साथ ही लोगों की सेहत के लिए सामाजिक बीमा के कवच को बढ़ाना, छोटे और मझोले शहरों में सुविधाओं का विस्तार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की मांग भी इस बजट में शुमार है। भारत की मौजूदा आबादी करीब 1.35 अरब है, जिसको बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अस्पतालों की संख्या में विस्तार भी समय की एक बड़ी जरूरत है, जो इस बजट में हेल्थ सेक्टर की विश लिस्ट में शामिल है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने उम्मीदें तो जगाई हैं, लेकिन क्या बजट में इसका दायरा और बढ़ेगा? क्या नई योजनाएं गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगी? डिजिटल हेल्थ मिशन और टेलीमेडिसिन ने दूर दराज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं। क्या इस बार सरकार इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगी? इसके अलावा जरूरी दवाइयों के उपकरण पर कस्टम ड्यूटी घटाने पर भी वित्त मंत्री बजट में विचार कर सकती हैं। जाहिर है इस बजट से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई उम्मीद है। क्या सरकार इन उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी? इसका जवाब 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में ही मिलेगा। यानी आएगा बजट, सुधारेगा सेहत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अंकित ठक्कर का, सीईओ है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ठक्कर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभनम सिंह, प्रिंसिपल एडवाइजर CII हेल्थ केयर काउंसिल की। डॉक्टर सिंह, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ठक्कर आपसे ही कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, कहाँ पेन पॉइंट्स हैं अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, और ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले और ये सेक्टर ओवरऑल ग्रो करे? तो हेल्थ सेक्टर जो है वो अपने देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। उसको देखने का एक नजरिया मैं समझता हूँ थोड़ा अलग होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी मांग करूँ कि टैक्स घटा दें, जीएसटी में इनपुट दे दें। ये सब चीजें जो हैं वो एक जीरो सम गेम है। अगर मैं गवर्नमेंट से कहें हम कि आप टैक्स घटा दीजिए, हम उनसे कहते हैं कि आपके पैसे हमें दे दीजिए। जनरली ये सब डिमांड जो है काफी सालों से चल रही हैं और ये पैलेटेबल नहीं होती। इन सब चीजों को मांगने का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम थोड़ा सकारात्मक तरीके से सोचें दैट असल में हम क्या हैं, वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। हम एज अ हेल्थ सेक्टर वी आर putting in significant investments, we are significant employment generators, and by the very nature of the services, हम जिसे कहते हैं एक
पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी समाज में लेके आते हैं, जो है कि हेल्थ सेवाएं इम्प्रूव करने का। तो इस चीजों को एक डिफरेंट तरीके से देख करके हाउ कैन यू पार्टनर टुगेदर टू क्रिएट मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मोस्टली सभी लिस्टेड हॉस्पिटल्स को देख लें और उनके रेवेन्यू का में से कितना पैसा डिविडेंड आउट होता है, तो इट इज हार्डली एनीथिंग। मोस्ट ऑफ द मनी विच द हॉस्पिटल मेक्स, वो सभी प्लाउ बैक हो रहा है नई सेवाएं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। सो ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करने के लिए एक एब्सोल्युटली सर, मतलब अगर मैं बिल्कुल अगर एक सीधी अप्रोच के साथ बात करूं, तो आप कह रहे हैं कि जो आप जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता है उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश हो जाता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप जनरेट कर रहे हैं या उसमें निवेश कर रहे हैं उसमें किसी तरह की रियायत दी जाए, किसी तरह का सपोर्ट दिया जाए, और अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो किस तरह की रियायत या सपोर्ट हो? बिल्कुल, आई थिंक बाकी काफी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, लॉट ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इंसेंटिव्स। मैं समझता हूँ हेल्थ केयर एज अ सेक्टर की जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस की नहीं मांग है, लेकिन जो सिमिलर इंसेंटिव्स जो आईटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा को प्राप्त हैं, वो डेफिनेटली एक शॉट इन द आर्म की तरीके से काम करेंगी। दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर्स हैं, वो अपने आप से एक बर्डन गवर्नमेंट से दूर कर लेते हैं, जबकि यंगर पॉपुलेशन और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है तो वो दो चीज़ें करता है। एक तो वो गवर्नमेंट की सेवाएं और आयुष्मान भारत की सेवाएं नहीं यूज़ करता है, विच मीन्स गवर्नमेंट का खर्च बच जाता है उसमें और वो प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाता है। और दूसरा, अगर हम सीनियर सिटीजन की बजाय सभी को सेम डिडक्शंस देते हैं, तो एक जो एडवर्स सिलेक्शन है इंश्योरेंस में, जो बड़ी आयु के लोग हैं वो अपने आप समझते हैं कि भाई हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है और वो यूज़ भी उसको ज़्यादा करते हैं। अगर यंग लोगों को हम प्रोत्साहित करें कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, आपको टैक्स की सहूलियत मिलेगी, तो एक बड़ा बेस होने के कारण हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भी कम होंगे। और जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, द एडवांटेज ऑफ मासेस, वी आर चीपेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर टेलीकॉम। सिमिलरली, अगर हमारे और ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस का कंजम्पशन हो, तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। एब्सोल्युटली। अब देखिए, नए ज़माने में जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस की भी बात हो रही है, एंड हाउ टू डेमोक्रेटाइज्ड इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, उसमें कैसे इनोवेशन किया जा सकता है, ख़ास तौर से एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस की तरफ। तो आपको लग रहा है, संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर ठक्कर, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस पे पर्याप्त नज़र है सरकार की, और पर्याप्त वहाँ पे आप लोगों को भी अपनी तरफ से इन्वेस्ट करने के मौके मिल रहे हैं? AI is a future. Definitely, there will be a significant role that AI will play in healthcare. हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टरों को AI की जरूरत नहीं पड़ेगी। As of today, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आया है, लेकिन मैं समझता हूँ अगले कुछ सालों में ये बहुत ही मेन स्ट्रीम हो जाएगा। ऑलराइट सर, मेरे साथ जैसा हमने पहले भी बताया था, एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शुभनम सिंह, प्रिंसिपल एडवाइजर CII हेल्थ केयर काउंसिल। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ही समझना चाहेंगे मैम, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग इस बार बजट में? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपना फ्रेमवर्क दिखा दिया है, बट मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहूँगी समझाने के लिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं। श्योर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं 3 आंकड़ों में पड़ती हैं। एक तो है पब्लिक स्पेंडिंग, जैसे आपने कहा, तो एवरी ईयर इसकी इंक्रीज जो है 2.53%, उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। और अगर हम इसको रूटीनली नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ में हम कभी भी अपने विकसित भारत का जो
सपना है वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में इसमें थोड़े से डेप्थ में जाऊंगी, डॉक्टर साहब ने आगे भी बोला है, डॉक्टर ठक्कर ने। इसमें ये है कि जीएसटी जो हेल्थ केयर में है वो नेगेटिव लिस्ट पे है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है इसमें 0% जीएसटी है। 0% जीएसटी में जो है, जो सर्विसेज हम लोग हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स क्लिनिक्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ करते हैं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पेशेंट या स्टूडेंट को नहीं जाता है। तो ये इंडस्ट्री से बहुत सालों से, ये जब से जीएसटी लागू हुआ है, ये प्ली है कि हमको आप 3 to 5% में, जैसे आपने एजुकेशन का किया है, उसको कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो इंक्रीज जो हुआ है, पहले होता था 5 to 11%, अब जो हो गया है 12 से 18% है। ये 12 से 18% जो हुआ है, ये फिर पेशेंट और इंडिविजुअल को बेयर करना पड़ता है। तो अगर नेगेटिव लिस्ट से हमको हटाया जाए और 3 to 5% में डाला जाए तो ये इमीडिएटली कॉस्ट ऑफ केयर को घटा देगी। दूसरा बात जो कहा गया है, एनसीडीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, ये ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं एंड इसकी एवरेजिंग कस्टम्स ड्यूटी जो लगती है 37% है। तो अल्टीमेटली ये फिर से पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। तो इसकी रैशनलाइजेशन करना टैक्स रिफॉर्म्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबको पता है कोविड में डायग्नोसिस सबसे अहमियत लेता है। अब डायग्नोसिस में जो इक्विपमेंट है, जो ट्रीटमेंट की जो रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम लिया है पीएलआई स्कीम के अंडर के लिए, बट इसको समय लगेगा। तो इतने में जो कस्टम्स ड्यूटी है इन सब टेक्नोलॉजीज़ के लिए, एंड जैसे कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब में जब तक हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे तो अगेन ये पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। लास्टली हम लोग सालों साल से बोल रहे हैं कि हेल्थ सेस लगाना या किस प्रकार का हेल्थ फंड जो है हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर हम ये हेल्थ फंड नहीं करेंगे तो कोई फंडिंग नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है। जो भी व्यक्ति हेल्थ केयर में आइदर अस्पताल बनाना चाह रहा है या कॉलेज बनाना चाह रहा है या लैब बनाना चाह रहा है, उसको क्रेडिट लेने में बहुत दिक्कत होती है और उसके टर्म लोन्स जो हैं 5 to 7 years होते हैं। अब हेल्थ केयर बाकी इंडस्ट्री की तरह नहीं है, ये लॉन्ग जेस्टेशनल इंडस्ट्री है। तो इसमें जब तक टेन्योर 15 to 20 years नहीं किया जाएगा एंड इसको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा तो ये आगे गाड़ी बढ़ नहीं सकती है। एब्सोल्युटली मैम, मुझे लगता है आपने 2-3 पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। एक तो आप स्वाभाविक रूप से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, 2.5 से 3% करना पड़ेगा। ये पुरानी डिमांड रही है। अनफॉर्चुनेटली भारत अभी भी उन निचले पायदान वाले देशों में है जो अपने हेल्थ केयर पर उतना बजट खर्च नहीं कर पाते जितना हम बाकी जगह पे देखते हैं, और इसकी वजह से आपने बताया कि कॉस्ट ऑफ केयर बढ़ रही है। और उसका एक और कारण जो आपने बताया कि जो इम्पोर्ट है वो इतना इजी भी नहीं है और उसमें रैशनलाइजेशन भी नहीं है अभी, तो वहाँ पर भी करना पड़ेगा और लास्टली इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट डॉक्टर ठक्कर, एक जो बार बार जो बात उभर कर सामने आती है कि आम आदमी के लिए अफोर्डेबिलिटी ऑफ केयर वो कैसे हो, और उसमें फिर पेच फंस कर रह जाता है कि आज भी हम ये कहते हैं, हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स तो बढ़ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आगे आ रहे हैं, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, इनफैक्ट नए एम्स आ रहे हैं, नए सामुदायिक केंद्र खुल रहे हैं, बट अभी भी अफोर्डेबिलिटी अभी भी एक बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है। इनफैक्ट आज भी देश में सिर्फ एक बीमारी एक मिडिल क्लास को बिलो पॉवर्टी लाइन में धकेल सकती है। तो ये अफोर्डेबिलिटी ऑफ केयर पर कैसे होगा और इसमें कैसे आप बजट में कुछ प्रावधानों की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? नहीं, ये आपने बिल्कुल ही एक सही मुद्दा उठाया है। लेकिन इसको देखने का एक नजरिया मैं आपको ऑल्टरनेटिव देना चाहता हूँ। एक साइड पर है अफोर्डेबिलिटी और दूसरी साइड पर है क्वालिटी एंड कॉस्ट। अगर आप देखें कि फॉर
हाई क्वालिटी हेल्थ केयर इन इंडिया जो आपको मिलती है, फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज कंपेरेबल टू और बेटर देन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? और साथ में अगर आप कॉस्ट देखें तो इवन टुडे इट इज प्रॉबली द चीपेस्ट हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड आपको भारत में मिलती है। तो ये चीज को एक मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, दैट एट व्हाट क्वालिटी व्हाट कॉस्ट इज अवेलेबल इन इंडिया। उसकी दूसरी साइड जो आपने उठाई वो है अफोर्डेबिलिटी। हेल्थ केयर का एब्सोल्यूट कॉस्ट जो है वो मैं मानता हूं कि आज भी सामान्य नागरिक के लिए पूरी तरीके से अफोर्डेबल नहीं है। द बैड न्यूज इज गोइंग फॉरवर्ड भी ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा, लेकिन हेल्थ केयर इटसेल्फ बिल्कुल अफोर्डेबल आज भी है और आगे शायद और भी अफोर्डेबल हो पाएगी, और वो हो पाएगा हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से। ओके यदि आप देखें आज भी तो 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर इंश्योरेंस कोई एक वर्किंग एज का परिवार लेता है तो महीने के 500,000 रुपए में 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। एंड IRDA स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं 98-99% क्लेम्स इन इंडिया आर लेस देन 5 लाख रुपीस। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल है, और जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और पेनेट्रेट करेगा वो और सस्ता होगा और हेल्थ केयर और अफोर्डेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से यदि हम approach करें तभी दिस इज वन वे ऑफ सीइंग दैट द मैटर सर, बट आपने बिल्कुल सही कहा। बट सेम चीज अगर हम दूसरी पिक्चर को थोड़ा सा ट्विस्ट इसको करके देखें, एंड डॉक्टर सिंह मैम, जैसा डॉक्टर ठक्कर बता रहे हैं कि दुनिया के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ फिर भी अपेक्षाकृत कम दरों पर इलाज और उपलब्ध है और सुलभ भी है। बट द प्रॉब्लम इज जो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन, अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि 14% की दर से सालाना जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ रही है एनुअल रेट से। 14% कम नहीं होती है मैम। दूसरा, आपने कहा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की अगर आप उसमें जो इन्फ्लेशन देखेंगे, उसमें जो राइज देखेंगे, वो भी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी की जेब से बाहर जा रहा है। तो दायरा बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में, जिस अनुपात में लोगों के हाथ में पैसा है, वो महंगाई बार बार मार रही है। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं मैम? इस पे ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का जो पिरामिड है आज की तारीख में, जो ऊपर 1 to 2% जो है, जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, वो लोग तो कवर्ड हैं, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है, आयुष्मान भारत के चलते, जैसे डॉक्टर ठक्कर ने वेरी राइटली पॉइंट किया कि 5 लाख का वो कवर्ड है। चैलेंज ये है हमारे पास जो है दी मिसिंग मिडल जिसको हम कहते हैं, विच इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जो आजकल इंश्योरेंस के दे आर आउट ऑफ द इंश्योरेंस एम्बिट। सो जब तक हम इनको नहीं लाएंगे इनटू द इंश्योरेंस ब्रैकेट एंड इनकी प्रीमियम कम्स इनटू द फंडिंग पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये मुद्दा नहीं चेंज होएगा। अभी क्या हो रहा है, ऑन एन एवरेज जो हम कहते हैं कि 2 to 3% पब्लिक स्पेंडिंग है। ओवरऑल वी आर नॉट बैड इन इंडिया, वी स्पेंड अबाउट 6% ऑफ द GDP ऑन health care, right? Which is not a bad considering it is 7% according to WHO standards across the world. Issue ये है, it is fragmented, very much like the healthcare sector, right? ये fragmented situation जो है, जब तक हम लोग clearly missing middle की problem नहीं solve करें और उनको social security की वो कहते हैं ना नेट में नहीं लाएंगे, दिस विल परपेचुएट इटसेल्फ। सो काम जो है, इसीलिए मैंने इन द बिगिनिंग कहा 3 बकेट्स में है, एंड वो 3 बकेट्स जो हैं, पब्लिक स्पेंडिंग है, द टैक्स रिफॉर्म्स दैट आर देयर, एंड द इंसेंटिव्स एंड द मैकेनिज्म्स, द प्रोसेसेस बाय व्हिच द एंटायर कंट्री कम्स अंडर दैट हेल्थ इंश्योरेंस पीस। ऑल राइट मैम, अब देखिए, इसमें अब इंश्योरेंस फॉर ऑल की मुहिम लेकर तो चलें, लेकिन अभी भी इसमें इतने सारे पेन पॉइंट्स हैं, इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं कि इस पर मैं बहुत पहले शोज भी कर चुका हूँ। जब हम इंश्योरेंस क्लेम्स की बात आती है, हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को दोष ठहराने लग जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल्स को
दोष ठहराने लग जाते हैं कि साहब यही गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको मुझे लगता है कि एक रेफरी के तौर पर गवर्नमेंट को देखना होगा। और बार बार इसलिए बात आती है कि हेल्थ रेगुलेटर देश में होना चाहिए जो कि ये सुनिश्चित करे कि ऑल प्लेयर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स आर प्लेइंग द फेयर गेम। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रकाश सिंह साहब, पार्टनर हेल्थ केयर कंसल्टिंग EY के। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली सर, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर हेल्थ केयर पर? आप काफी काम कर रहे हैं, बट फ्यूचर हेल्थ केयर में कोई कड़ी इस बजट में जुड़ पाएगी? सर नमस्कार। सबसे पहले दीपक जी और बाकी सभी पैनलिस्ट को देखिए, मैं ना 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस समय सरकार स्थिर सरकार है और हम किसी इलेक्शन ईयर में भी नहीं है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम सरकार जो है कुछ अच्छे ठोस कदम उठाए ताकि हमारे देश में हेल्थ केयर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आए। कुछ जो चीजें हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं वो ये है, एक तो हमारा जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में हेल्थ का कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम रहता है। अगर उस बारे में सरकार विचार करे, उसको इंप्रूव करे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। जो अभी 1 to 2% रहता है, अगर हम उसको अगर 2 to 3% के बीच में भी ले जाने की कोशिश करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा मेरे हिसाब से। जहां तक फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के माध्यम से कोशिश की है उसको जारी रखना चाहिए और उसको फर्दर इंक्रीज करना चाहिए। तीसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर, जब हम थोड़ी देर पहले प्रीमियम की भी बात कर रहे थे, अगर इस बजट में जो प्रीमियम से रिलेटेड जो टैक्स सेविंग है उसका लिमिट इंक्रीज किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल चेन्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इस बात की राहत मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम सपोर्टेड होगा तो उससे बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तीसरी बात मैं लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है उसके बारे में सरकार ने कई साल पहले एक कोशिश की थी, जिसको कि इस बजट में हमें एक पैनल बना के इसके लिए बजट प्रोवाइड करना चाहिए। और जो ये है कि जितने भी हमारे बाकी नॉन MBBS प्रोग्राम हैं उनके लिए एक ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग भी MBBS डॉक्टर के तरह फंक्शन कर सके। हमारे पास इसमें हेल्थ केयर डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, एलोपैथिक डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है। उसके बारे में गवर्नमेंट को डेफिनेटली सोचना चाहिए, न सिर्फ नए मेडिकल कॉलेजेस खोल के, बट जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करते हुए। तो ये 3 चीजें मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली मेरी सरकार से ये एब्सोल्युटली। प्रकाश जी, मैं एक चीज आपसे क्विकली पूछना चाह रहा था। आपने तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बताए और इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्किलिंग का पार्ट है। आप इंफ्रा आप कितना बढ़ा दीजिए, अगर आपके पास माकूल हेल्थ वर्कफोर्स नहीं है हेल्थ केयर में काम करने की, जिसकी हमें कमी दिखती है, ये एविडेंट है। हमारे इतने सारे हॉस्पिटल चेन से बात होती है, वो जाना चाहते हैं रूरल एरियाज में एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट हेल्थ केयर प्रोफेशनल की क्राइसिस की वजह से एक बहुत बड़ा रोड़ा अभी भी है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फटाफट से AI ड्रिवन हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है। डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रा पर सरकार का काफी फोकस है और फ्यूचर हेल्थ में AI ड्रिवन सर्विसेज भी काम आएंगी। उस पर हम कितना आगे बढ़ पाएं, क्योंकि बाकी जगह हम देख रहे हैं AI का बोलबाला है, हेल्थ केयर में आप देख रहे हैं जो पूरा का पूरा ट्रांजिशन है वो स्मूथ है। तो दीपक जी, मेरा यही कहना है कि जब तो हेल्थ केयर में AI को लेकर बात आती है, हम बहुत सारे फील्ड डायरेक्शन में इसमें काम हो रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा ना ज्यादा सेंसिटिव होकर काम करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि AI which can assist doctors, that's what I would recommend rather than AI replacing doctors। तो उससे भी हमारे डॉक्टर्स लोगों को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। अगर मान लो उनके एनालिसिस में मदद करती है AI, डायग्नोस्टिक में मदद करती है AI, तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, AI इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर आवर कैपेबल डॉक्टर्स, इट कैन ओनली बी असिस्टेंट। तो इस डायरेक्शन में बहुत सारा काम हो रहा है और सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस आनी चाहिए ताकि हम जो रिस्पॉन्सिबल AI और एथिकल AI की बात करें हेल्थ केयर के लिए, वो हम
उस दायरे में रह के काम कर सके। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हालांकि मुझे अभी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन पे भी बात करनी थी, बट समय इजाज़त नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हालांकि आप तीनों की बातों में और ख़ास तौर से जो मैम ने कहा उसमें वो बात ज़रूर आई है कि कैसे सपोर्ट किया जाए, बट बहुत अच्छी चर्चा रही, सार गर्भित रही, काफ़ी डिटेल्स आप तीनों ने अपने अपने अनुभवों से दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर ठक्कर, वक्त निकाला आपने। प्रकाश सिंह, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सिंह मैम, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए।